नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मूल अधिकार की बात करेंगे। अधिकार कई तरीके के होते हैं, जैसे नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मूल अधिकार, दीवानी अधिकार। इस तरह से हम इनको विभाजित कर सकते हैं। मूल अधिकार का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि मूल विधि शासित सरकार की स्थापना करना होता है। एक ही गोपालन के केस में व्यक्तिगत हित व सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करना इसका उद्देश्य बताया। यह सामाजिक नीति व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नति हेतु होते हैं। डॉक्टर P.L. कांतु वर्सेस डॉक्टर टीना 1995 के बाद में ये बात सामने आई। मेनका गांधी के वाद के अनुसार मूल अधिकारों का उद्देश्य ये बताया गया कि राज्य पर नकारात्मक दायित्व स्थापित करना होता है। मूल अधिकारों के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो मूल अधिकार के हम 5 प्रकार यहाँ बता सकते हैं। पहला है प्राथमिक अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 में है। तो द्वितीय अधिकार धार्मिक अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 26, 27 और 28 में है। तीसरे है स्वयं निष्पादित होने वाले अधिकार, जो अनुच्छेद 20 में है। तो चौथा है राज्य द्वारा निष्पादित अधिकार, जो अनुच्छेद 15, 16 यानी कि अवसर की समानता, अनुच्छेद 29, 30 संस्कृति की, ये राज्य द्वारा निष्पादित होते हैं। और पांचवा है नकारात्मक अधिकार, जो अनुच्छेद 21 और 22 में इनका उल्लेख है। कुछ मूल अधिकार प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 2, 17, 29, 30 ये प्राइवेट व्यक्तियों को भी उपलब्ध हैं। मूल अधिकारों का स्रोत भारत का संविधान है। अब बात आती है मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों हुई और उसका महत्व क्या है, कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंध कैसे हों, इसलिए मूल अधिकारों की आवश्यकता हुई। यदि शांति व्यवस्था के लिए व्यक्ति के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है तो राज्य की शक्ति भी मर्यादित हो, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा हो सके। मूल अधिकार राज्य पर यह प्रतिबंध लगाते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया। 1789 में फ्रांस में मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में 1793 में प्रथम संविधान में 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया और यह अधिकार पत्र यानी कि बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत, बर्मा, जापान आदि देशों के संविधानों का निर्माण हुआ, जिसमें नागरिकों को मूल अधिकारों को उनमें स्थान दिया गया। और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करके इसकी मानवाधिकारों को स्वीकार किया। अब बात आती है कि मूल अधिकारों का महत्व क्या है। तो मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ होते हैं। इसके बिना प्रजातंत्र नहीं चल सकता है। ये सरकार की जो निरंकुशता है उसको रोकते हैं। मूल अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए आवश्यक हैं। और मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करते हैं। अब बात आती है मूल अधिकारों का अर्थ, कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाता है। व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ये अधिकार जरूरी हैं। इसलिए लोकतांत्रिक राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। मूल अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाता है और संवैधानिक संशोधनों के अलावा इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार अनुल्लंघनीय होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं, यानी इनकी रक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है।
तो ये हमने मूल अधिकारों के उद्देश्य, उनके प्रकार, उनकी क्यों आवश्यकता हुई, उनका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसकी चर्चा की। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकार कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति या उनकी विशेषताएं हम बताएं भारतीय संविधान में, तो ये है कि ये भारतीय संविधान पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है ये, कि संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 30 और अनुच्छेद 32 से 35 तक यानी कुल 23 अनुच्छेद हैं, और प्रत्येक अधिकार के साथ प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की गई है। मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित हैं, यह सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित हैं और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं। सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकार को स्वीकार करते हुए पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की हैं। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से की गई है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले। मूल अधिकार सीमित हैं, निरंकुश नहीं हैं। मौलिक अधिकार सीमित नहीं है, पर युक्तियुक्त उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्राकृतिक व अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बात की थी कि प्राकृतिक अधिकार होते हैं, नैतिक अधिकार होते हैं, दीवानी अधिकार होते हैं, तो मूल अधिकार होते हैं। तो मूल अधिकारों में सिर्फ जो संविधान में उल्लेख है उन्हीं अधिकारों का यहाँ मान्यता दी गई है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है कि मौलिक अधिकार वादियों के हैं, अर्थात इनका हनन होने पर हम सर्वोच्च न्यायालय में वाद ला सकते हैं। संविधान में न्यायालय को आज्ञा दी है कि वह देखे कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न होने पावे। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं, और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों को या कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हों। मूल अधिकार नकारात्मक हैं, यह राज्य की शक्ति को कम करते हैं। मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में दिए गए मौलिक अधिकार भारतीयों को ही प्राप्त हैं। राष्ट्रीय आपात यानी कि अनुच्छेद 352 के द्वारा किसी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता था, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होता। यानी राष्ट्रीय आपात में आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। इसके बाद आती है अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि ये मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, कि राज्य ये नहीं करेगा। तो इसमें राज्य क्या है? राज्य मतलब भारत सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्रशासन जैसे पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड, जेडीए, दिल्ली में डीडीए, ये क्या है? ये सरकार राज्य के अंतर्गत आते हैं। इन प्राधिकारियों, कोई भी प्राधिकारी जो विधि द्वारा स्थापित हो, जैसे विश्वविद्यालय है, यूजीसी है, ओएनजीसी है, एलआईसी है, एफसीआई है, ये सारे ये भी राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार सम्मिलित हैं। गुड़गांव ग्रामीण बैंक केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी संस्था में उपयुक्त तीनों सरकारों में से किसी एक की 1% या अधिक भागीदारी है तो उसे राज्य माना जाएगा। तो आर्टिकल जो 12 है वो राज्य की परिभाषा की हमें मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हैं, वो राज्य के विरुद्ध, राज्य की फिर उसमें राज्य के में क्या क्या आएंगे वो सारी इसमें बताया गया है आर्टिकल 12 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन, उनको लागू करने की बात करता है।
अनुच्छेद 13(1), 13(2), 13(3) में मौलिक अधिकारों को लागू के परिवर्तन नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों में संशोधन अक्षुण्ण व अपरिवर्तनीय इसको बताया। अनुच्छेद 13(4) में ये कहा कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। अनुच्छेद 13(1) ये कहता है कि संविधान के पूर्व की विधियां, इसमें प्रावधान है कि यदि संविधान के पूर्व की विधियां मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं तो वहां तक वह शून्य व अवैध होंगी जहां तक वो अतिक्रमण करती है। अनुच्छेद 13(1) का अपवाद आच्छादन का नियम, इस नियम के अनुसार संविधान की पूर्व की विधियां व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं तो वह अवैध नहीं होती हैं, अपितु व्यक्ति विशेष के मामले में निष्क्रिय हो जाएंगी। एक्लिप्स थ्योरी का नियम सर्वोच्च न्यायालय ने मैडम भीकाजी कामा वर्सेज मध्य प्रदेश के समय दिया था, ये जो अभी अपन ने बात की। अनुच्छेद 13(2) ये कहता है कि विधायिका या कार्यपालिका कानून मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो वहाँ तक अवैध है जहाँ तक अतिक्रमण करता है। अनुच्छेद 13(2) में ही लिखा है कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आंशिक विभेदन के नियम का प्रयोग करते हुए विधायिका व कार्यपालिका के कानूनों को 2 भागों में बांट सकता है, वैध भाग और अवैध भाग। अनुच्छेद 13(3) में ये कहा गया है, 13 के खंड 3 में ये कहा गया है कि कोई भी आदेश, अध्यादेश, डिक्री आदि मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो वहाँ तक शून्य है, अवैध है जहाँ तक हनन करते हैं। अनुच्छेद 13 के खंड 4 में ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 368 की संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के तहत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन तो कर सकती है, परंतु उनका उतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकती कि वह आधारभूत ढांचे को ही परिवर्तित कर दे। तो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनकी अब हम चर्चा करेंगे कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को जो मूल अधिकार हैं वो आज हम आर्टिकल 18 तक ही चर्चा करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो सबसे पहले कि मौलिक अधिकारों में नागरिकों को, जो मूल संविधान था हमारा, उसमें नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा देश में के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21(a) में जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक की बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ये प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 14 लेते हैं। इसमें कहा है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। औचित्यपूर्ण आधार पर कानून द्वारा भेदभाव किया जा सकता है। यदि कानून कर लगाने के संबंध में अमीर और गरीब में और सुविधाएं प्रदान करने में स्त्री और पुरुष में भेद करता है तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। अनुच्छेद 14 व्यक्तियों को विधिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 2 अधिकार सम्मिलित हैं, विधि के समक्ष समानता का अधिकार और दूसरा है विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समान समानता का अधिकार एक नकारात्मक अधिकार है जो राज्य की शक्ति को कम करता है। विधि के समक्ष समानता के 3 पहलू हैं कि विधि सर्वोच्च है, विधि के ऊपर कोई नहीं है। दूसरा,
विशेषाधिकार का अंत होगा। तीसरा, सभी को समान अधिकार प्राप्त होगा। इसके अपवाद हैं कि अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियाँ इसके बाहर हैं। अनुच्छेद 39 बी और सी ये भी इसके बाहर है। एमपी और एमएलए के विशेषाधिकार इसके बाहर हैं। भारत में स्थित विदेशी दूतावास इससे बाहर हैं। भारत में स्थित यूएनओ के जो कार्यालय है उसके जो कर्मचारी हैं वो इससे बाहर हैं। महिलाओं को जार क्रम में छूट दी गई है। तो ये आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं जो विधि के समक्ष समानता में इनको नहीं ले सकते। दूसरा, अपन ने बात की थी कि विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार, यह एक सकारात्मक अधिकार है और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित होकर हमने हमारे संविधान में लिया था। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका गरीबों को या निम्न वर्ग को आरक्षण, भेदभाव, तर्कसंगत भेदभाव प्रदान करेगी। संविधान के शब्दों में न्यायपालिका समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार व समान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करेगी, लेकिन यह वर्गीकरण तर्कसंगत व बुद्धि गम्य होना चाहिए। रोमिया वर्सेस तमिलनाडु राज्य 1978 में निर्णय दिया गया था कि विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 15 की, आर्टिकल 15, जो सामाजिक समानता का अधिकार की बात करता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये आर्टिकल 15 में है कि सभी नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों या सार्वजनिक स्थानों जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब, स्नानागार, सड़कें आदि के प्रयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(1) में ये कहा है कि राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वह अपने नीति व कार्यक्रमों में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 के खंड 2 में ये कहा है कि व्यक्ति को निर्देश दिया गया है कि वह साधन के स्थानों और अपनी सामान्य सेवाओं में धर्म, वंश, जाति, लिंग व निवास पर आधारित भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(3) इसमें ये प्रावधान है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इस दिशा में भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे 1974 में लिंग समानता की रिपोर्ट जारी की, 1987 व 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की घोषणा की, तो 2005 में घरेलू हिंसा विरोधी अधिनियम पारित किया गया। अनुच्छेद 15(4) यह कहता है कि संविधान में के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा ये जोड़ा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 का खंड 5 1993 में संविधान में संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जाएगा। तो ये हुई आर्टिकल 15 जो सामाजिक समानता की बात करता है। मैं आपको उसके जो खंडन है वो भी साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। अब बात आती है आर्टिकल 16, ये अवसर की समानता की बात करता है। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर होगा, अनुच्छेद 16, लेकिन सरकार योग्यता निर्धारित कर दे उस पद पर राज्य विशेष का निवासी होना आवश्यक है और पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 16 के खंड 1 और 2 में ये कहा गया है कि राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वह नौकरियों व नियोजन में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(3) में ये कहा गया है, ये प्रावधान है कि मूल निवास के आधार पर नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। ये प्रावधान क्षेत्रवाद की जो धरतीपुत्र की अवधारणा के अनुरूप है। इसमें मांग की जा रही है कि क्षेत्र के संसाधनों पर मूल निवासियों का पहला अधिकार होना चाहिए। फिर है अनुच्छेद 16 का खंड 4, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण।
इसमें ये प्रावधान है कि नौकरियों में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे में बात कही कि आरक्षण का आधार केवल आर्थिक पक्ष नहीं हो सकता, सामाजिक व आर्थिक पक्ष दोनों आधार होने चाहिए। वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग के अनुरूप ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, तब यह मामला इंदिरा साहनी के नाम से सर्वोच्च न्यायालय में गया, जिसमें कुछ निर्णय है कि ओबीसी को 27% आरक्षण वैध है, पदोन्नति और प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। राजनेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निष्क्रिय करने के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन किए और 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 पारित किया गया कि पदोन्नति में आरक्षण हो सकता है, जिसके लिए अनुच्छेद 16(4) कै जोड़ा गया। दूसरा, 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 16(4) कै जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि बैकलॉग यानी कि पुरानी सीटें खाली रहने पर को मिलाकर आरक्षण 50% से ज़्यादा हो सकता है। अनुच्छेद 16(4) के कारण संसद व न्यायपालिका में संघर्ष को बढ़ावा मिला। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। आरक्षण देते समय अनुच्छेद 335 की प्रशासनिक सुविधाओं को भी ध्यान में रखना होगा। मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था और उसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अनुच्छेद 16 के खंड 5 में ये कहा गया है कि धर्म के आधार पर भी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। अब बात आती है आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का निषेध करता है। अस्पृश्यता भारतीय समाज की एक प्राचीन बुराई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न समाज सुधारकों ने इसके निदान के लिए संस्थाओं की स्थापनाएं की, सुधार कार्यक्रम चलाए, जिसमें मैं आपको कुछ उदाहरण जो अपने राष्ट्रीय आंदोलन के समय भी पढ़े थे कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में की, जो छुआछूत को मिटाना चाहती थी। ज्योतिबा राव फुले ने सत्यशोधन समाज की स्थापना 1873 में की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की। ये सारी संस्थाएं भारत में छुआछूत को, एक जो गंभीर बीमारी है, उसे मिटाने के लिए प्रयास किया। उपयुक्त प्रभावों के फलस्वरूप ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में ये प्रावधान किया गया कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन किया जाएगा। अनुच्छेद 17 को क्रियान्वित करने के लिए अधिनियम पारित किए गए, जिनमें कुछ मैं वो बता रहा हूँ आपको। सामाजिक समानताओं को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता निषेध किया गया। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पास किया, तो 1976 में इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहा गया। तो 1989 में इसे और कठोर कर दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति निरोधक कानून 1989 का नाम दिया गया। और अभी अपन बात करेंगे आर्टिकल 18 की, जो उपाधियों का अंत करता है कि सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। 1950 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की उपाधियां प्रदान की जाती रही है। सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपाधियां प्रदान करने की यह व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन का समस्त कार्य विवेक संगत रूप में और उचित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। अंग्रेजी शासनकाल में राय बहादुर, केसरी हिंद जैसी उपाधियां दी जाती थी। ये उपाधियां असमानता को बढ़ावा देने के लिए थी, इसीलिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की घोषणा की गई। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत रत्न और सेना संबंधी उपाधियां प्रदान करना जारी रहा। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने उपयुक्त उपाधियों पर रोक लगा दी थी, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार आई, उसने इन उपाधियों को पुनः शुरू कर दिया, जिसके कारण यह मामला बालाजी राव धन के 1996 के नाम से जाना गया।
सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह उपाधियां समानता को बढ़ावा नहीं देती, असमानता को बढ़ावा नहीं देती हैं। इन उपाधियों का प्रयोग सरनेम उपनाम के रूप में नहीं किया जा सकता। ये उपाधियां एक निष्पक्ष समिति की सिफारिश पर दी जानी चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 18 तक की आपसे चर्चा की। कल हम इससे आगे के जो आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल 19 से और जो 35 तक हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।